दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। अभिवादन स्वीकार कीजिए नरेश दहिया का। आज है 19 नवंबर और आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनका लोहा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है। इनकी समझ जितनी बुलंद थी, उनके फैसले उतने ही ऐतिहासिक होते थे। 1999 में उनको वुमेन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से भी नवाजा गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा एक रोलर कोस्टर की तरह रही। उनकी राजनीतिक यात्रा में जहां एक तरफ 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को आज़ाद कराना, हरित क्रांति, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कई महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जैसे ऊंचे आयाम स्थापित करता है, वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी और चुनाव में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना जैसे काले धब्बे भी उनके दामन पर लगे। तो आइए आरंभ करते हैं उनके बचपन से। इंदिरा प्रियदर्शनी की कहानी, एंजल्स की जुबानी। इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के प्रांगण में हुआ। आरंभिक दिनों में इनका पालन पोषण आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से ज़्यादा व्यस्त रहते थे और मां कमला नेहरू टीबी की मरीज होने की वजह से 1936 में चल बसी। जब इंदिरा प्रियदर्शनी अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर रही थी, इस समय भारत में नेशनलिज्म का उदय हो रहा था। ये वो समय था जब पॉलिटिकल मूवमेंट भारत में हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में हो रही थी। पंडित नेहरू पॉलिटिकल मूवमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की वजह से उनके घर में बहुत सारे नेताओं और पुलिस का भी आना जाना लगा रहता था। घर में ऐसा माहौल होने की वजह से बचपन से ही बुद्धिमान और जल्दी निर्णय लेने वाली और साहसी बन गई इंदिरा प्रियदर्शनी। बचपन से वे स्कूल जाना उनका उतना अधिक रेगुलर नहीं रहा। उन्होंने अपनी अधिकतर शिक्षा घर में ही प्राप्त की। 1934 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। हालांकि कुछ दिन वे विश्व भारती में भी शिक्षा प्राप्त करने गई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इरेगुलरिटी जरूर रही, लेकिन 1934 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा भी पास करी
और फिर उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन अब उनकी बीमार माँ को छोड़कर तो वो नहीं रह सकती थी। उन्हें जाना पड़ा अपनी बीमार माँ के साथ यूरोप, और जिसकी वजह से उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वे पढ़ने के लिए जब गई थी, वहीं पर उनकी फिरोज गांधी से मुलाकात हुई। हालांकि फिरोज गांधी एक गुजराती थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे को ज़्यादा जानने का मौका इंग्लैंड में मिला। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनरी डिग्री दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से अपनी बेटी को पत्र लिखकर ज़्यादा एजुकेट किया करते। लेकिन देखिए, अब तक हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि शिक्षा के प्रति उनका लगाव कितना था। बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से वे रेगुलर नहीं रह पाई, लेकिन फिर भी 1934 में जब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करी, तब भी वो अच्छी विद्यार्थी सिद्ध किया उन्होंने। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जब शिक्षा प्राप्त करी, तो भी वो पूरे मन से पढ़ती थी, लेकिन फिर बीमार माँ के साथ उनको जाना पड़ा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वे पढ़ने के लिए वहाँ पर गई, और वहीं पर उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। हालांकि वो एक गुजराती थे, हम सब जानते हैं, लेकिन ज़्यादा बातचीत और एक दूसरे को समझने का समय वहीं पर मिला। और उनके इतने लगाव को देख के ही, भले ही उन्होंने शिक्षा छोड़ दी, रेगुलर नहीं रही, फिर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनरी डिग्री दी थी। तो दोस्तों, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च होने वाला था, उससे थोड़े दिन पहले इंदिरा गांधी की शादी हो गई फिरोज गांधी से। दोनों इस तरह से अब शादी के बाद एक साथ दोनों ने भाग लेना शुरू किया मोमेंट में, रिवॉल्यूशन में। और यही नहीं, उन्होंने मोमेंट में भाग लेते कई बार वो जेल भी गई। जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी के आपसी संबंधों की बात है, ये बात सच है कि वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे पंडित नेहरू उनको। पिता और बेटी में ज़्यादा बातचीत हमेशा उनके पत्र व्यवहार से ही होती थी। ये जो पत्र थे, बाद में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उनको कंपाइल भी किया गया, जो एक फेमस बुक हुई। तो इस तरह से ये मधुरता थी दोनों के संबंधों में। और यही कारण था कि इंदिरा गांधी
वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड के अलग अलग रिवॉल्यूशंस के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में, उनसे हुए नुकसान के बारे में, जगह जगह लोगों पर हो रही एट्रोसिटीज़ के बारे में पूरा जानती थी। यानी कि उनकी पढ़ाई प्रैक्टिकल ज़्यादा थी, बुकिश कम थी। 1944 में उनके यहाँ राजीव के रूप में बड़े बेटे और 1946 में संजय के रूप में छोटे बेटे का जन्म होता है। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में अधिक समय देने के कारण अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो पार्टीशन और दंगे भी फैले हुए थे। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए दंगों को शांत करने और रिलीफ कैंप आयोजित करने में व्यस्त रही। दोस्तों, इंदिरा गांधी का असल राजनीतिक यात्रा आरंभ हुई 1959 में, जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो शास्त्री जी की कैबिनेट में इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री बनी तो उस समय देश के हालात इसलिए खस्ता हो चुके थे क्योंकि देश दो युद्ध झेल चुका था। इसके अतिरिक्त भारत को आज़ाद हुए भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ऐसे में आरंभ होती है उनकी प्रधानमंत्री की यात्रा। मोरारजी भाई के विरुद्ध काम कर रहे सिंडिकेट की मदद से वे प्रधानमंत्री तो बन गई थी, लेकिन इन नेताओं ने उम्मीद की थी कि वह उनके हाथ में एक तरह से गुड़िया की तरह रहेगी और वे अपनी मनमानी चलाएंगे। ऐसे समय पर इंदिरा गांधी ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति को एक नई दिशा दी। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का सपोर्ट न करने की वजह से अमेरिका ने जो रवैया अपनाया था उससे इंदिरा गांधी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह भारत में हरित क्रांति लाकर भारत को अनाज संपन्न देश बनाएंगी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने उम्मीदवार वीवी गिरी को जिताकर ये सिद्ध कर दिया कि वो सिंडिकेट के हाथ में एक कठपुतली, एक गुड़िया की तरह नाचने वाली नहीं है, बल्कि वे एक दूरदर्शी और पक्के इरादे वाली प्रधानमंत्री साबित होंगी।
इसके पश्चात कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। अगला महत्वपूर्ण कदम जो इंदिरा गांधी ने उठाया वो था 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत करना और उसके बाद स्टील, कॉपर इत्यादि महत्वपूर्ण उद्योगों को राष्ट्रीयकृत करना। इसके बाद उन्होंने प्रिवी पर्स को भी खत्म किया। यहाँ जो नई जनरेशन के विद्यार्थी हैं उनको ये समझना आवश्यक है कि ये प्रिवी पर्स था क्या। देखिए, आज़ादी के समय बहुत से राजा और नवाब जब भारत में शामिल होने को राजी हो गए तो सरदार पटेल के साथ उन्होंने ये समझौता किया था कि उन्हें जीवन भर कुछ राशि मिलती रहेगी। इसी को कहा जाता था प्रिवी पर्स। तो इसको भी इंदिरा गांधी ने ख़त्म किया, जिसकी वजह से भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जो प्रिवी पर्स की वजह से पड़ता था, अब वो बोझ हट गया। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के जीवन में सबसे अधिक लोकप्रियता आई। हालांकि इसके बाद 70 का दशक 1975 के आसपास का जो समय था वो उनके दामन पर काले धब्बे भी छोड़ गया। कैसे? एक तरफ उन्नीस के युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई तो इंदिरा गांधी की पूरे विश्व भर में भूरी भूरी प्रशंसा हुई। लेकिन आगे चलकर इंदिरा को 1975 की इमरजेंसी की वजह से अपने दामन पर काले धब्बे भी सहन करने पड़े। इमरजेंसी के टाइम के इन काले धब्बों को आज तक कांग्रेस धो नहीं पाई है। 1971 के युद्ध में विजय के कारण जहां एक तरफ उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया, 1975 की इमरजेंसी के कारण उनको डिक्टेटर भी कहा गया। 1974 में उनके नेतृत्व में जब भारत में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था तो इंदिरा गांधी की लीडरशिप का लोहा सारी दुनिया ने माना था, क्योंककि इस समय तक उनके पास एक तरफ जहां 1971 में एक देश को आज़ाद कराने की कहानी थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में हरित क्रांति लाने की कहानी के साथ साथ 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सकारात्मक कार्यों के साथ साथ कई इंडस्ट्रीज को सकारात्मक रूप से राष्ट्रीयकृत करने के साथ साथ 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट भी था। और यही कारण था कि दुनिया भर में उनको
एक ऐसी लीडर माना जाने लगा जिनकी तुलना सारी दुनिया में टॉप 3 नेताओं में होने लगी। लेकिन इमरजेंसी के काले धब्बों की वजह से इंदिरा गांधी 1977 में जेपी आंदोलन में आई लहर के कारण इलेक्शन हार गई। 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी 28 महीने ही सत्ता में रही। इसके बाद दोहरी सदस्यता के इश्यू को लेकर जनता पार्टी टूट गई। कुछ दिन के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वह भी सदन के फ्लोर पर टेस्ट पास नहीं कर पाए। 1980 के चुनाव में एक बार फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई। 80 के दशक में पंजाब में अनरेस्ट और डिस्टर्बेंस चल रहा था। कुछ भटके हुए युवा अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इसी वजह से मिसेस गांधी का ये कार्यकाल पंजाब समस्या के इर्द गिर्द उलझा रहा और पंजाब का ये टर्मोइल एक दिन उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ा। हुआ ये था कि सिख संगठन ये महसूस कर रहे थे कि हिंदुओं की मेजॉरिटी की वजह से वे पावर शेयरिंग से वंचित हैं। सरकार ने सिखों के इस मूवमेंट के प्रति जब कड़ा रुख अपनाया तो कुछ सिख संगठनों ने खालिस्तान की डिमांड को तेज कर दिया और इस बीच सरकार को कुछ ऐसी खबरें मिली कि कुछ आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए हैं और उन्होंने हथियार भी इकट्ठे कर रखे हैं। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दे दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने आरंभ किया और 7 दिन चला। इस ऑपरेशन में भिंडरवाला के साथ कई और मिलिटेंट भी मारे गए और आर्मी के कई जवान शहीद हुए। लेकिन यह इंदिरा गांधी के प्रति सिखों के दिल में नफरत पैदा कर गया और 31 अक्टूबर 1984 को उनके गार्ड बेंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तीसरी प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के जीवन की अंतिम यात्रा ये थी कि उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या करी। दोस्तों, कई लोज और कई हाइज के साथ भारत की
तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवन यात्रा इस तरह से समाप्त तो हो गई, लेकिन वे विश्व के उन नेताओं में सदा के लिए अपना नाम करा गई जिनके विषय में हमेशा बात होती रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ पे भी चर्चा करने का मन होगा तो आप लिखिएगा और हम आपके लिए अन्य नेताओं के या प्रधानमंत्रियों की एक पूरी सीरीज के साथ उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।